Hello everyone. Today we are going to study chapter number 3, class 12, part 2nd, Sociology, NCERT. The chapter name is संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन. Let's begin. आप देखेंगे कि संविधान में लोगों की शिकायत करने की क्षमता निहित है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय के आधारभूत मानदंडों पर आधारित है. उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत से संबंधित निदेशक सिद्धांत एक संशोधन के रूप में के संथानम द्वारा संविधान सभा में लाया गया था. 40 साल के बाद 1992 के 73वें संशोधन में यह एक संवैधानिक विधेयक बन गया. अगले भाग में आप इसके विषय में पढ़ेंगे. संविधान केवल इस बात का संदर्भ ग्रंथ नहीं है कि सामाजिक न्याय के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय के अर्थ को प्रसारित करने की संभावनाएं भी निहित हैं. सामाजिक न्याय की समकालीन समझ को ध्यान में रखते हुए अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या में सामाजिक आंदोलनों, न्यायालयों और प्राधिकरण को सहायता की है. कानून और न्यायालय ऐसी संस्थाएं हैं जहां प्रतिस्पर्धा दृष्टिकोण पर बहस होती है. संविधान वह माध्यम है जो राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हित की ओर प्रवाहित करता है और उसे सुसंगत बनाता है. संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय सशक्तता की व्याख्या. यह जान लेना आवश्यक है कि कानून और न्याय में अंतर है. कानून का सार इसकी शक्ति है. कानून इसलिए कानून है क्योंकि इसमें बल प्रयोग अथवा अनुपालन के संचरण के माध्यमों का प्रयोग होता है. इसके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है. न्याय का सार निष्पक्षता है. कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है. ऐसे प्रमुख मानदंड जिनसे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं संविधान कहलाता है. यह एक ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है. भारतीय संविधान भारत का मूल मानदंड है. अन्य सभी कानून संविधान द्वारा निर्यात कार्यप्रणाली के अंतर्गत बनते हैं. ये कानून संविधान द्वारा निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए व लागू किए जाते हैं. कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्तरण द्वारा कानून की व्याख्या होती है. उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च और वही संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता भी है. उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण रूपों में मौलिक अधिकारों को बढ़ाया है. पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां. पंचायती राज के आदर्श. पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन. इसका अर्थ गांव एवं अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है. मूल स्तर से लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेश से आयातित नहीं है, लेकिन ऐसा समाज जहां असमानताएं अत्यंत तीव्र हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी को लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बाधित किया जाता है. जैसे कि आप इस अध्याय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट में आगे देखेंगे कि ऐसे गांवों में पारंपरिक रूप से जातीय पंचायतें रही हैं, लेकिन ये हमारे प्रभुत्वशाली समूहों का ही प्रतिनिधित्व करती रही हैं. इनका दृष्टिकोण प्राय रूढ़िवादी रहा है और ये लगातार लोकतांत्रिक मानदंडों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत निर्णय लेते रहे हैं. जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें पंचायतों की कोई चर्चा नहीं की गई थी. उस समय कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने दुख, क्रोध और निराशा को प्रकट किया था. ठीक उसी समय अपने ग्रामीण अनुभव का उल्लेख करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया था कि स्थानीय कुलीन और उच्च जातीय लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पददलित लोगों का निरंतर शोषण. निसंदेह उच्च जातियां जनसंख्या के इस भाग को चुप करा देंगी. स्थानीय सरकार की अवधारणा गांधी जी को भी प्रिय थी. वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे, जो स्वयं अपने को निर्देशित करें. ग्राम स्वराज्य को वो आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गांव में यहाँ शासन चलता रहे. पहली बार 1992 में 73वीं संविधान संशोधन के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है. इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की. अब यह अनिवार्य हो गया कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांव तथा नगरों में हर 5 साल में चुने जाएंगे. इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय संसाधनों पर अब चुने हुए निकायों का नियंत्रण होता है.
73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के स्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। इनमें से 17% सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया गया, जिससे उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली। स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, जिला परिषदों आदि में 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण है। 73वें संशोधन के तुरंत बाद 1993 से 94 के चुनाव में 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी। वास्तव में महिलाओं को मताधिकार देने वाला यह एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992 से 93 से लागू है। पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व। संविधान के अनुसार पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व अधिकार दिए जाने चाहिए। आज सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय प्रातिनिधिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करें। पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियां व उत्तरदायित्व प्राप्त हैं: आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना, शुल्क यात्रा करना, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना, सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना। पंचायतों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यों में शामिल है कि शमशानों एवं कब्रिस्तानों का रखरखाव, जन्म और मृत्यु के आंकड़े रखना, मातृत्व केंद्रों और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना, पशुओं के तालाब पर नियंत्रण, परिवार नियोजन का प्रचार और कृषि कार्यों का विकास। इसके अलावा सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, तालाबों व स्कूलों के निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य भी इसमें शामिल हैं। पंचायतें कुटीर उद्योगों के विकास में भी सहयोग करती हैं और छोटे सिंचाई कार्यों की भी देखभाल करती हैं। बहुत सी सरकारी योजनाएं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि पंचायत के सदस्यों द्वारा संचालित होती हैं। संपत्ति, व्यवसाय, पशु, वाहन आदि पर लगाए गए कर, चुंगी, भू राजस्व आदि पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत हैं। जिला पंचायत द्वारा पर्याप्त अनुदान पंचायत के संसाधनों में वृद्धि करते हैं। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाएं जिसमें प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग से संबंधित आंकड़े लिखे हों। यह व्यवहार यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया कि जमीनी स्तर के सामान्य जन के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और पंचायतों के सारे कार्य जनता के समक्ष हों। लोगों के पास पैसों के आवंटन की छानबीन का अधिकार है। साथ ही वे यह भी पूछ सकते हैं कि गांव के कल्याण और विकास के हेतु लिए गए निर्णयों के कारण क्या हैं। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है। ये जुर्माना लगा तो सकते हैं लेकिन कोई सजा नहीं दे सकते। ये ग्रामीण न्यायालय कुछ पक्षों में आपसी विवादों में समझौता करने में सफल होते हैं। विशेष रूप से ये तब प्रभावशाली होते हैं जब किसी पुरुष द्वारा दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित किया जाए या उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की जाए। जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज। बहुत से आदिवासी क्षेत्रों की प्रारंभिक स्तर के लोकतांत्रिक कार्यों की अपनी समृद्ध परंपरा रही है। हम मेघालय से संबंधित एक उदाहरण दे रहे हैं। गारो, खासी और जयंतीय तीनों ही आदिवासी जातियों की सैकड़ों साल पुरानी अपनी राजनीतिक संस्थाएं रही हैं। ये राजनीतिक संस्थाएं इतनी सुविकसित थी कि ग्राम, वंश और राज्य के स्तर पर ये बड़ी कुशलता से कार्य करती थी। उदाहरणार्थ, खासियों की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी परिषद होती थी जिसे दरबार गुर कहा जाता था और जो उस वंश के मुखिया के निर्देशन में कार्य करता था। यद्यपि मेघालय में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की परंपरा रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र का एक बड़ा खंड संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान से बाहर है। शायद यह इसलिए क्योंकि उस समय की नीतियां बनाने वाले पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। वन पंचायत।
दलित जाति की कलावती चुनाव लड़ने के संबंध में चिंतित थी। आज वह एक पंचायत सदस्य है और यह अनुभव कर रही है कि जब से वह पंचायत सदस्य बनी है तब से उसका विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब उसका अपना एक नाम है। पंचायत की सदस्य बनने से पहले वह रामू की मां या हीरालाल की पत्नी के नाम से जानी जाती थी। यदि वह ग्राम प्रधान पद का चुनाव हार गई तो उसे अनुभव होगा कि उसकी सखियों की नाक कट गई। उत्तराखंड में अधिकांश कार्य महिलाएं करती हैं क्योंकि पुरुष प्राय रक्षा सेवाओं के लिए बाहर नियुक्त होते हैं। खाना बनाने के लिए अधिकांश ग्रामीण लड़कियों का प्रयोग करते हैं, जबकि आप जानते होंगे कि वनों का कटाव पर्वतीय क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है। कभी कभी पशुओं का चारा और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए औरतों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए औरतों ने वन पंचायतों की स्थापना की। वन पंचायत की औरतें पौधाशालाएं बनाकर छोटे पौधों का पालन पोषण करती हैं, जिन्हें पहाड़ी ढालों पर रोपा जा सके। इसकी सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करती हैं। चिपको आंदोलन, जिसमें कि पेड़ों को काटने से बचने के लिए औरतें उनसे चिपक जाती थीं, इस क्षेत्र में ही प्रारंभिक किया गया था। निरक्षर महिलाओं के लिए पंचायत राज प्रशिक्षण। यह पंचायती राज प्रणाली की शक्तियों के प्रचार प्रसार का एक नवाचारी उपाय है। सुखीपुर और दुखीपुर नामक दो गांव की कहानी कपड़े की फड़ कहानी कहने का एक परंपरागत लोक माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई। दुखीपुर गांव में एक भ्रष्ट प्रधान थी, विमला। उसने गांव में स्कूल बनवाने के लिए पंचायत से धन लिया था, लेकिन उसका उपयोग उसने अपने परिवार का घर बनवाने के लिए किया। गांव का बाकी हिस्सा दुखी और गरीब था। दूसरी तरफ सुखीपुर गांव में एक साधारण वर्ग की औरत नजमा प्रधान थी। उसने ग्रामीण विकास के पैसे को गांव के भौतिक संसाधनों के बढ़ाने के लिए खर्च किया। इस गांव में प्राथमिक चिकित्सालय, सड़कें व पक्के मकान थे। बसें यहाँ आराम से पहुंच सकती थी। लोक संगीत और चित्रमय फड़ दोनों एक साथ समर्थ सरकार और उसमें भागीदारी प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी हथियार थे। कहानी कहने का ये नया तरीका निरक्षर महिलाओं में जागरूकता फैलाने में बहुत प्रभावशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रचार ने यह संदेश दिया कि केवल मतदान करना, चुनाव में खड़े होना या जीतना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को क्यों मत दिया जाए, उसमें ऐसी क्या विशेषता होनी चाहिए कि वह आगे क्या करना चाहता है। गीत फड़ के माध्यम से कही गई कहानी सत्यनिष्ठा का पक्ष भी प्रबल करती है। जैसा कि समाजशास्त्री टिपलुट नोगबरी ने कहा है कि आदिवासी संस्थाएं अपनी संरचना और क्रियाकलाप में लोकतांत्रिक ही हों, यह आवश्यक नहीं है। भूरिया समिति की रिपोर्ट, जिसने इस मुद्दे का अध्ययन किया है, पर टिप्पणी करते हुए नोंगबरी ने कहा कि हालांकि पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं पर समिति की चिंता प्रशंसनीय है, लेकिन यह स्थिति की जटिलता का आकलन कर पाने में असमर्थ रही। आदिवासी समाजों में प्रबल समतावादी लोकाचार पाया जाता है। इसके बावजूद उनमें स्त्रीकरण के तत्व कहीं न कहीं उपस्थित हैं। आदिवासी राजनीतिक संस्थाएं केवल महिलाओं के प्रति असहिष्णुता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने इस व्यवस्था की विकृतियां भी उत्पन्न कर दी हैं, जिससे यह पहचानना मुश्किल है कि क्या पारंपरिक है और क्या अपारंपरिक। यह आपको परंपरा की परिवर्तनशील प्रकृति की याद दिलाता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 1 व 2 में कर चुके हैं। लोकतंत्रीकरण और असमानता। अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जिस देश में जाति, समुदाय और लिंग आधारित असमानता का लंबा इतिहास हो, ऐसे समाज में लोकतंत्रीकरण आसान नहीं है। पिछली पुस्तक में आप विभिन्न प्रकार की असमानताओं से परिचित हो चुके हैं। अध्याय 4 में ग्रामीण भारत की संरचना की और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसी असमान व लोकतांत्रिक सामाजिक संरचना को देखने के बाद यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि बहुत से मामलों में गांव के कुछ विशेष समूह, समुदाय, जाति से संबंधित लोग न तो गांव की समितियों में शामिल किए जाते हैं और न ही उन्हें ऐसे क्रियाकलापों की सूचना दी जाती है। ग्राम सभा के सदस्य प्राय एक ऐसे छोटे से गुट द्वारा नियंत्रित व संचालित किए जाते हैं जो अमीर किसानों या उच्च जाति के जमींदारों के होते हैं। बहुसंख्यक लोग देखते भर रह जाते हैं और ये लोग बहुमत को अनदेखा करके विकासात्मक कार्यों का और सहायता राशि बांटने का फैसला कर लेते हैं।
लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक दल, दबाव एवं हित समूह। हर सुबह के अखबार पर एक दृष्टि मात्र से ही अनेक ऐसे उदाहरण दिखेंगे कि विभिन्न समूह कैसे अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं और सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। उद्योगपति फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चेंबर्स, एसोसिएशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन बनाते हैं। कर्मचारी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस या द सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस बनाते हैं। किसान कृषि संगठन बनाते हैं, जैसा कि शेतकरी संगठन कृषि मजदूरों का अपना अलग संघ होता है। अंतिम पाठ में आप अन्य प्रकार के संगठनों और सामाजिक आंदोलनों जैसे आदिवासी एवं पर्यावरण आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में राजनीतिक दल मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की ओर उन्मुख संगठनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से स्थापित करता है। राजनीतिक दल समाज की कुछ विशेष समझ और यह कैसे होना चाहिए पर आधारित होते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न समूहों के हित राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं, जो उनके मुद्दों को उठाते हैं। विभिन्न हित समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए कार्य करेंगे। जब किसी समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही तो वह एक अलग दल बना लेता है, या फिर ये दबाव समूह बना लेते हैं जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। यह प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ स्थितियों में राजनीतिक संगठन शासन सत्ता पाना तो चाहते हैं, लेकिन वे इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मानक माध्यमों द्वारा ऐसा अवसर नहीं मिलता है। ऐसे संगठन तब तक आंदोलन में बने रहते हैं जब तक उन्हें मान्यता नहीं मिलती। पहले में दूसरे दोनों ही क्रियाकलापों में बताया गया है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी समूहों में समान क्षमता नहीं है। अतः कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि दबाव समूह की अवधारणा प्रबल सामाजिक समूहों जैसे वर्ग, जाति अथवा लैंगिक समूह आदि की शक्ति को हतोत्साहित करती है। वे यह अनुभव करते हैं कि यह कहना अधिक सही होगा कि प्रबल वर्ग ही राज्य को नियंत्रित करते हैं। यह इस बात का यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। 8वां अध्याय यही दर्शाता है। Guys, thank you so much for this session. Meet you soon in the upcoming next chapter, in the next session. Till that time, take care and bye.